नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रीविद आकाश में। दोस्तों, यदि आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति, ग्रहों की गति। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं और वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनके भी कुछ उपग्रह हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करते हैं। तो ग्रहों की गति क्या होती है? सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का तो सभी को पता है कि एक दिखाई पड़ता है, यहाँ से चंद्रमा जिसे बोलते हैं हम, और मंगल के दो उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं वो शनि के हैं 82, और फिर बृहस्पति के हैं 79। पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा थे और अब शनि के सबसे ज़्यादा हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। केपलर जो थे वो जर्मन खगोल शास्त्री थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था जोहानेस केपलर। इन्होंने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम बताए इन्होंने। ठीक है, तो पहला नियम इनका था, सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस रहता है। यानी कि सूर्य तो एक जगह टिका रहता है, लेकिन ग्रह क्या करते हैं, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनी होती है, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह के चक्कर लगाने की विपरीत दिशा को बोलते हैं रेट्रोग्रेड, और ग्रह की दिशा में चक्कर लगाना प्रोगेट कहलाता है। प्रोगेट। फिर दूसरा नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो द्वितीय नियम जो इनका है वो यह बताता है कि जब ग्रह जो सूर्य से दूरस्थ होता है, यानी कि दूरी पर होता है, तो उसकी चाल जो है वो हमें बहुत कम लगती है, और जब सूर्य के पास होता है कोई ग्रह तो उसकी चाल हमको बहुत तेज लगती है। ठीक। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = G m1 m2/r²। G क्या है? स्थिरांक है। G का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और G का मान है, ये देखिए, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पलायन वेग होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है जो पलायन कर जाए, यानी कि आपकी रीच से बाहर निकल जाए, उसको पलायन बोलते हैं। ठीक है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, यानी कि सीधे ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता है, वो क्या होता है? पलायन वेग। तो V = √2gm/r। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप किसी पत्थर को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तो वह पृथ्वी के से पलायन वेग से बाहर निकल जाएगा। सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति को दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल T = 2π√L/g होता है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है। सेकंड लोलक, जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, उसको सेकंड लोलक कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो वो ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे।
इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी तथा सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, यानी कि आइजैक न्यूटन ने। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि क्या होता है, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है, यानी कि हड्डियों में क्या होता है, हड्डियां टूटने लगती हैं धीरे धीरे। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुरुत्व नहीं होता है इसलिए वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। और क्या होता है, अस्थियों में क्षय हो जाता है और घनत्व कम हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो क्या होगा, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? तो वह सिर्फ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है। तो यानी कि जो उसका गुरुत्व केंद्र से जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके तल से होकर गुजरती है, इसीलिए वो खड़ी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ता है वह होगा, तो अब जितना है उसका चौथा भाग। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी से गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी टुकड़े जो हैं साथ साथ पहुंचेंगे। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जब वायु उपस्थित नहीं होती तो क्या होता है, समान ऊंचाई से गिराए जाने पर कोई भी टुकड़ा हो पृथ्वी पर साथ ही पहुंचेगा, क्योंकि सब पर क्या होता है, समान गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, इसलिए सभी टुकड़े क्या होंगे, समान रूप से पहुंचेंगे। और अगर हवा उपस्थित होगी तो जो लोहे का टुकड़ा है वो पहले गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद पहले आकर गिरेगी। तो सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत होगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है, इसीलिए जो मनुष्य का वजन है वो चंद्रमा पर 1/6 भाग होता है। मतलब चंद्रमा पर व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी पिंड का भार जो ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा और ध्रुवों पर सर्वाधिक रहेगा, इस पे सर्वाधिक रहेगा और विषुवत रेखा पर सबसे कम।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का भार होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो हमारा ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% तक बढ़ जाएगा। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चन के लिए हमारा अगला पार्ट देखिएगा। धन्यवाद।